नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर रोहित जो कि बैक टू बैक बार बार मीटिंग पर मीटिंग ले रहा था। अभी उसका अगली मीटिंग का 2 घंटे का समय था, इसलिए तब तक यहाँ पर अनिका भी पहुँच जाती है। हालांकि रोहित ने चिराग को मना किया था कि कोई भी यहाँ पर अंदर ना पाए, लेकिन अनिका अब चिराग को साफ साफ मना कर देती है कि उसने पहले ही मिस्टर मारवा को बहुत सारा स्पेस दे दिया है, लेकिन अब वो नहीं कर सकती। और ये कहते हुए ही अनिका कैबिन के अंदर चली जाती है। अनिका जैसे ही अंदर जाती है तो रोहित एकदम उसे अपने गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। यहाँ पर अनिका और रोहित दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर फिर से नॉक की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर रोहित और अनिका दोनों ही अब अपने आप को संभालते हैं और यहाँ पर रोहित अब वहाँ पर टेबल पर रखी हुई बैल को बजा देता है, जिसका मतलब था कि दरवाजे पर जो कोई भी है वो अंदर आ जाए। स्वाति मल्होत्रा ने दरवाजे पर खड़े हुए जैसे ही ये बैल की आवाज सुनी तो स्वाति मल्होत्रा अब दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाती है और अब वो दरवाजे को बंद कर देती है। स्वाति मल्होत्रा को देखकर अब अनिका उनके पास जाकर अब उन्हें एक हक करते हुए कहती है, माँ देखिए ना, मिस्टर मारवा यहाँ देखिए, इनकी हालत देखिए। यहाँ स्वाति मल्होत्रा अनिका को गले से लगाकर कहती हैं, अनिका तुम चिंता मत करो बेटा, मैं आ गई हूँ ना, देखो तुम्हारी माँ आ गई है, मैं सब ठीक कर दूंगी, बस मुझे थोड़ा सा समय दो। और ये कहते हुए ही अब वो अनिका को खुद से अलग करती है और अब वो रोहित के पास आकर बैठ जाती है। और रोहित के एक तरफ अनिका बैठी हुई थी तो वहीं दूसरी तरफ अब स्वाति मल्होत्रा बैठी हुई थी। यहाँ पर दोनों ही अब रोहित के पास बैठ जाते हैं। यहाँ पर अब स्वाति मल्होत्रा सामने टेबल पर रखे हुए अब एक गिलास को उठाकर अब उसे रोहित को देते हुए कहती है, ये लो रोहित, पहले थोड़ा सा पानी पी लो, क्योंकि शायद तुम्हें थोड़ा सा भी शांत होने की जरूरत है। और देखो रोहित, मैं जो भी बात कहूँ प्लीज उसे समझने की कोशिश करना। अब स्वाति की इस बात पर रोहित कहता है, नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, आप रख दीजिए इस पानी को। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, तुम कितने ठीक हो बेटा, वो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए अब चलो पानी पी लो एक अच्छे बच्चे की तरह। इधर स्वाति की ये बात सुनते ही रोहित अब उसे बार बार मना नहीं कर पा रहा था, इसलिए रोहित अब उसके हाथ से पानी का गिलास लेता है और वो पानी पी लेता है। ये देखकर अब अनिका कहती है, नाउ यू फील बेटर मिस्टर मारवा। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, अनिका मैंने पहले भी कहा है ना, मैं ठीक हूँ। रोहित की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, रोहित देखो तुम कितनी ठीक हो, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि तुम्हें बार बार ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ऐसा भी क्या हो गया है कि तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो? हाँ, ऐसा रिएक्शन तो मैंने कभी भी तुम्हारे से जस्टिफाई ही नहीं किया था। इस बात पर अब रोहित कहता है, मैं अपनी माँ की गलती हूँ स्वाति माँ, और ये बात मुझसे हजम नहीं हो रही है। अब रोहित ने जैसे ही ये कहा, ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, अच्छा तो तुम अपनी माँ की गलती हो? ओह, इसीलिए तो सालों पहले उसने खाने के लिए और पानी पीने के लिए औरतों से रिक्वेस्ट कर रही थी, खुद के लिए, अपने बच्चे के लिए, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ सच में रोहित, क्योंकि अगर तुम आयशा की एक गलती होते तो वो तुम्हें बचाने के लिए ऐसे इस तरह से खाने के लिए और पीने के लिए भीख नहीं मांग रही होती। आयशा ने क्या कुछ नहीं किया है, और आज तुम कहते हो कि तुम अपनी माँ की गलती हो? रोहित सीरियसली, अरे तुम्हें अपनी माँ के कष्टों के बारे में पता नहीं है कि किस तरह से जब तुम्हारी माँ को बंधक बना लिया गया था तो ताकि उसके पेट में पल रहे बच्चे को सब किसी भी तरह की कमी ना हो,
सारी चीज़ों की पूर्ति रहे, इसलिए वो अपना नंबर सबसे पहले लगवा रही थी। अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर रोहित कहता है, मुझे नहीं पता है माँ, मुझे कुछ अभी समझ में ही नहीं आ रहा है। सच बताऊं तो क्या सही है क्या गलत, आज मैं कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ। रोहित की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर स्वाति और अनिका रोहित के लिए अब अपने एफर्ट लगा रहे थे कि तभी अब एक बार फिर से दरवाजा नॉक होने लगता है और ये सुनते ही अब अनिका कहती है, अभी कौन हो सकता है। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती हैं, देखते हैं। और ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा ही खुद अब सामने रखी हुई उस बैल को बजा देती है और जैसे अब यहाँ पर दरवाजा खुला तो सामने करण गुलेरिया खड़े हुए थे। करण को सामने देखकर अब अनिका स्वाति को देखती है तो वहीं स्वाति अब अनिका को, और वो दोनों अब एक दूसरे से आंखों ही आंखों में कहती है, इन्हें किसने बुलाया यहाँ पर, और वैसे भी इन्हें कैसे पता चला। यहाँ अब करण गुलेरिया उन सब के चेहरे पर हैरानी देखकर चुपचाप अंदर आ जाते हैं और वो अंदर आते हुए ही कहते हैं, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। वैसे रोहित कैसे हो तुम बेटा। इस बात पर अब रोहित कहता है, मैं ठीक हूँ पापा, वैसे आप यहाँ पर। रोहित की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, क्यों मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था क्या। हाँ, क्या मैंने यहाँ पर आने की बात कोई गलती कर दी है क्या। अब करण की इस बात पर अब रोहित मारवा कहता है, नहीं पापा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस क्योंकि आप यहाँ पर आते नहीं है ना, तो बस मैंने इसीलिए कहा। वैसे ये आपका भी ऑफिस है, आप जब चाहें तब आप यहाँ पर आ सकते हैं। रोहित मारवा की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, तुम अपने पापा से नाराज क्यों हो रोहित। हाँ, अरे बताओ, पापा से भी कोई नाराज होता है क्या। करण गुलेरिया की इस बात का जवाब देते हुए रोहित कहता है, मैं उनसे नाराज नहीं हूँ पापा, मैं तो बस। अब यहाँ रोहित ने इसके आगे की लाइन को अधूरा ही छोड़ दिया क्योंकि रोहित से इतना कहा ही था कि तभी अब उसके कानों में अब करण गुलेरिया की आवाज आती है, रोहित देखो, आधा सच पूरा झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि तुमने जो कुछ भी सुना है वो एक आधा सच है, क्योंकि तुम अभी पूरा सच नहीं जानते हो। रोहित, कल रात तुम्हें जो कुछ भी पता चला वो अधूरा सच था, वो पूरा सच नहीं था। इसलिए जब तक तुम पूरा सच नहीं जान लेते तब तक तुम्हें ऐसा कोई भी रिएक्शन देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है बेटा। यहाँ करण गुलेरिया अब वहाँ पर सभी को उस बात को बताने लगता है जो वो यहाँ आने से पहले ठान चुके थे कि वो आज रोहित को सब कुछ सच बता देंगे। यहाँ पर करण गुलेरिया अब रोहित को धनंजय की आयशा के लिए जो भी पहले से ही फीलिंग थी उसे लेकर आयशा का धनंजय के प्रपोजल को रिजेक्ट करना, उसके बाद उन दोनों का एक रात साथ में बिताना, सब कुछ, क्योंकि करण अब अपने आप को नहीं रोक पा रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि अब धनंजय और रोहित के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि जो बात अब रोहित को पता चली थी उसके बाद तो अब उसके लिए जरूरी हो गया था कि उसे पूरा का पूरा सच पता हो। और इसके ये सच तो सिर्फ यहाँ पर करण गुलेरिया और राजीव गुलेरिया ही जानते थे। इसलिए करण अब यहाँ पर रोहित को सब सच बताने की ठान चुका था। अब वो एक बात बता देता है कि किस तरह से, हालांकि तुम्हारे पापा को पता था कि आयशा की शादी हंसराज से फिक्स हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने दिल को रोक नहीं पाए और कब वो उन्हें अपना दिल दे बैठे उन्हें भी पता नहीं चला। हालांकि तुम्हारे पापा ने खुद आयशा को प्रपोज भी किया था, लेकिन क्योंकि आयशा की शादी हंसराज से फिक्स हो चुकी थी इसलिए तुम्हारी माँ ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। और हंसराज तो उससे पीछा छुड़ाना चाह रहा था। तो उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तो शायद तुम्हें पता भी चल गया हो। अब करण गुलेरिया ये सब कहने के बाद अब एक गहरी लंबी सांस लेते हुए फिर से कहते हैं, तुम उस रात की निशानी नहीं हो रोहित, क्योंकि उस रात के बाद तो धनंजय और आयशा का रिश्ता शुरू ही हुआ था, क्योंकि वो रात तो इन दोनों के रिश्ते के शुरू होने की शुरुआत थी। इसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अरे रोहित, मैं तो धनंजय का दोस्त हूँ। रोहित, मैंने अपने दोस्त को टूटकर बिखरते हुए देखा है। जब आयशा ने हंसराज मारवा से शादी कर ली थी तब यहाँ पर मेरे दोस्त की कितनी बुरी हालत हो गई थी। मैंने अपने दोस्त की वो हालत देखी है।
करण गुलेरिया की इन सारी ही बातों को सुनकर अब अनिका कहती है, पापा पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस्टर मारवा, और आप ही बताइए कि अगर आयशा माँ और धनंजय पापा के बीच में वो सब कुछ नहीं होता ना, तो शायद वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं होते। क्योंकि अभी भी देखो ना, हमें इन दोनों के बीच में प्यार साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ ये सब सुनकर अब रोहित कहता है, करण पापा क्या क्या सच में आप जो कुछ कह रहे हैं वो सच है पापा? क्योंकि रोहित अभी भी यहाँ पर उनकी बातों के ऊपर विश्वास तो करना चाहता था, उसका दिल चाहता था कि वो इन बातों पर विश्वास कर ले, लेकिन इसका दिमाग अभी भी इन बातों को सच नहीं समझ रहा था। इसलिए वो फिर से करण गुलेरिया से पूछता है। इधर करण गुलेरिया अब रोहित को विश्वास दिलाते हुए कहते हैं, हाँ रोहित, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? अरे मैं तो धनंजय का दोस्त हूँ ना, मुझे धनंजय के अच्छे बुरे हर एक चीज के बारे में पता है, उसकी हर एक कमजोरी के बारे में, उसकी हर एक चीज आज तक मुझसे छिपी नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और क्योंकि आयशा से जब भी तुम्हारे पापा मिलते थे या जब भी उनके बीच में जैसे जो भी कुछ शुरुआत हुई, अरे हमें हर एक चीज का पता है। अब यहाँ पर करण की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, करण पापा सच में अगर वाकई में माँ धनंजय पापा से प्यार करती थी तो उन्होंने हंसराज मारवा से शादी क्यों की? अरे उन्होंने उस जैसे घटिया इंसान से शादी ही क्यों की जो उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता था, जिसे वो देखना तक पसंद ही नहीं करता था। और हंसराज, अरे उसका तो समझ में आता है कि वो कितना ही घटिया इंसान है, लेकिन माँ तो मना कर सकती थी ना। अब रोहित की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, रोहित देखो, इस बात का जवाब तुम्हें तुम्हारी स्वाति माँ ही दे सकती है कि जब ये मुझसे प्यार करती थी और मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली थी तो क्या सोचकर स्वाति ने उस गौतम गुलेरिया से शादी की थी। क्योंकि देखो, जो आयशा ने किया है वो तुम्हारी स्वाति माँ ने भी तो किया था ना, क्योंकि ये भी तो मुझसे प्यार करती थी। और अब मैं तुम्हें ये तो नहीं कहूँगा कि तुम आयशा से जाकर पूछो, क्योंकि वो तो शायद अभी तुम्हें ये नहीं बता सकती, वो भी तुमसे दूर है। लेकिन तुम्हारी स्वाति माँ तो यहाँ पर तुम्हारे पास, या अभी तुम्हारे सामने ही तो बैठी हुई है। तो शायद जब तुम स्वाति से ये सवाल करोगे तो शायद तुम आयशा की भी मजबूरी को समझ पाओ। अब करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा, इससे पहले कि रोहित कुछ भी पूछता, अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, इसकी वजह मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। यह अनिका रोहित को देख ही रही थी, जिसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। अनिका अब अपनी माँ और पापा से कहती है, माँ पापा मुझे मिस्टर मारवा से अब अकेले में कुछ बात करनी है। अब अनिका की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, ठीक है अनिका, अगर रोहित मान जाए तो हमें बता देना। इस बात पर अब अनिका कहती है, ठीक है माँ। इधर स्वाति और करण को अब अनिका से बात करने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा करण को से कहती है, चलो करण, अभी इन्हें थोड़ा सा अकेले रहने देते हैं। स्वाति की इस बात पर अब करण गुलेरिया भी कहते हैं, ये लड़का कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है स्वाति? अरे अब तो इसे सब कुछ सच मैंने बता दिया है ना, तो फिर भी ये इस तरह से ऐसे क्यों बैठा हुआ है? इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, वो समझ जाएगा करण, बस उसे थोड़ा सा समय दो समझने का, क्योंकि समय बहुत ही बलवान होता है। वो हर सिचुएशन को समझना सिखा देता है। यहाँ ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा अब करण गुलेरिया के साथ दरवाजे की तरफ जाने लगती है। और जैसे ही वो दोनों अब बाहर जाते हैं तो यहाँ पर अब अनिका रोहित से कहती है, क्या सोच रहे हैं आप मिस्टर मारवा? क्या अब भी आपको खुद को माँ और पापा की गलती मानते हैं? क्या अब भी आपका फिर से वही सवाल है? अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, पता नहीं अनिका, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या रिएक्ट करूं, मैं क्या सोचूं, क्या समझूं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है अनिका। या अनिका अब गुस्से में, क्योंकि अनिका अब देख चुकी थी कि यहाँ पर सभी ने रोहित को समझा दिया था सच क्या है और झूठ क्या है। इसलिए अब अनिका को हल्का हल्का गुस्सा भी आने लगता है। इसलिए वो गुस्से में कहती है, मिस्टर मारवा, अगर आप खुद को अपने पापा की गलती मानते हैं तो फिर हमारे बच्चों का क्या वजूद है फिर मिस्टर मारवा? क्योंकि अब आप खुद ही बताइए, आप वजूद की बात कर रहे हैं ना, तो फिर ठीक है,
यहाँ पर एक वजूद हमारे बच्चों का भी तो होगा ना, क्योंकि चलो पापा ने ये तो क्लियर कर दिया कि धनंजय पापा और आयशा माँ एक दूसरे को उसके बाद से प्यार करने लगे थे, लेकिन हमारा क्या था मिस्टर मारवा? हमने तो पहले एक दूसरे को कभी देखा भी नहीं था, जाना भी नहीं था, और हमारे तो बच्चे भी पैदा हो गए थे। इवन मैं तो उसके बाद आपसे 6 साल के बाद मिली थी। तो अब आप अपने वजूद की बात कर रहे हैं, तो प्लीज अपने वजूद के बारे में बात करने से पहले एक बार अपने बच्चों के वजूद के बारे में भी सोचना। अगर आप ऐसी बातें करने लगे तो कल को हमारे बच्चे भी ऐसी ही बातें करेंगे। तब आप उन्हें कैसे समझाएंगे कि उनका क्या वजूद है? क्या समझा पाएंगे क्या आप मिस्टर मारवा, जो आप इस तरह बच्चों की तरह एक हट लेकर बैठ गए हैं? अनिका ने भी यहाँ पर गुस्से में ही भले ही ये सब कहा, लेकिन अनिका ने जो कहा वो सच भी तो कहा था। इधर अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित हैरानी से बस अनिका को ही देखने लगता है। यहाँ अनिका रोहित की हैरानी को समझते हुए कहती है, क्यों, क्या हुआ मिस्टर मारवा? क्या मैंने कुछ गलत कहा है क्या? इसमें हैरानी की कौन सी नई बात है मिस्टर मारवा? मैंने देखो कुछ गलत ही नहीं कहा है। क्यों, मैंने तो जो कहा है आपको सच ही कहा है, और सच क्या है वो तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, और मैं भी, क्योंकि हाँ वो बात अलग थी कि इतने सालों से मैं उस सच को नहीं जानती थी, और शायद आप भी नहीं, लेकिन अब तो हम दोनों ही ये सच जानते हैं ना कि हमारे बच्चों का वजूद क्या है। फिर भी एक काम करते हैं, चलिए हम अपने बच्चों को ही बता देते हैं, क्योंकि जब आपको इतने सालों के बाद ये सब पता चला है तो आपको इतना बुरा लग रहा है कि आप इन चीज़ों को जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। अरे जो सच है उसे समझने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो चलो मिस्टर मारवा, जो आज आपके साथ हो रहा है कल को हमारे बच्चों के साथ ये सब ना हो, इसलिए हमारे बच्चों का भी तो हक बनता है ना सब कुछ सच जानने का। और वैसे भी अब वो 12-13 साल के हो चुके हैं, इतने भी बच्चे नहीं हैं। तो चलो मिस्टर मारवा उठो, अभी अपने आंसू पोंछो, और चलो बताते हैं हम अपने बच्चों को कि उनका एक्चुअल में वजूद क्या है। ये कहते हुए अनिका अब अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है, और अब वो रोहित के हाथ को पकड़कर उन्हें उठाने लगती है। यहाँ रोहित अब अपनी जगह से उठकर अब अनिका को एकदम से ही गले लगाकर कहता है, ये कभी मत करना अनिका, प्लीज प्लीज मेरे लिए। आज तुमने ये सब कह दिया है, लेकिन आगे ऐसा कुछ भी करने की मत सोचना अनिका। हमारे बच्चे हमारे रिश्ते की नींव है, क्योंकि अगर हमारे बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में पता भी चला तो हमारे बच्चे बिखर जाएंगे, और अगर हमारे बच्चे बिखरे तो देखो अनिका हमारा रिश्ता भी बिखर जाएगा, क्योंकि हमारे तो रिश्ते की शुरुआत ही हमारे बच्चों से हुई थी ना। अब रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका के चेहरे पर अब एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि अनिका जानती थी कि अब यही एक रास्ता रह गया था। हालांकि अनिका ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहती थी, लेकिन अनिका जानती थी कि अगर रोहित ऐसे नहीं मान रहा तो फिर वो इस तरह से मान जाएगा, क्योंकि वो जो चाहती थी वो अब रोहित ने कह दिया था, क्योंकि अनिका भी तो यही चाहती थी। अनिका भी अपने बच्चों को बिल्कुल भी ये सब कुछ नहीं बताना चाहती थी, लेकिन सिर्फ रोहित को समझाने के लिए वो यहाँ पर ये सब कुछ कह देती है। या अनिका अब रोहित को खुद से अलग करते हुए अब उसे एक फोरहेड किस करते हुए कहती है, ये हुई ना बात मेरे मिस्टर मारवा। ये सुनते ही अब रोहित कहता है, मुझे धनंजय पापा से मिलना है। मुझसे सच में अनिका बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ। इधर रोहित की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, वो भी अपने बेटे से मिलने के लिए तड़प रहे हैं मिस्टर मारवा, क्योंकि आप तो उस समय घर छोड़कर इधर आ गए थे, लेकिन उसके बाद उनकी क्या हालत है, क्या आपने ये सोचा? अरे देखो ना वो आपसे कितना प्यार कर रहे हैं। उन्हें वो खुद को तुम्हारे सामने नजरें नहीं मिला पा रहे हैं, इसलिए तो वो यहाँ पर देखो खुद नहीं आए, और उन्होंने अपने दिल की बात करण पापा को बता दी, और उन्होंने यहाँ पर आके सारी की सारी बातें तुम्हें बता दी, ताकि तुम्हें सच पता चल सके। और वो आयशा माँ को बदनाम नहीं करना चाहते थे, शायद यही उनकी मजबूरी रही होगी, जो उन्होंने उस समय सबके सामने तुम्हें सच नहीं बताया। लेकिन देखो उन्होंने तुमसे सच तो नहीं छुपाया ना, करण पापा के जरिए ही सही, लेकिन उन्होंने
उन्होंने तुम्हें सच सच तो बता ही दिया ना। और ये कहते हुए ही अब अनिका अपने फ़ोन से धनंजय पीरामल के नंबर को डायल कर देती है। इधर कुछ ही देर के रिंग के बाद सामने से आवाज़ आती है, हेलो हेलो अनिका। इधर अब धनंजय पीरामल की आवाज़ को सुनकर अब अनिका कहती है, हेलो पापा, अब यहाँ पर आप कहाँ हैं? आपका बेटा आपसे मिलना चाहता है। अनिका की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, मैं भी उससे मिलने के लिए बहुत ही बेताब हूँ अनिका, लेकिन क्या सच में मेरा बेटा मुझसे अभी भी मिलना चाहता है? धनंजय की इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ क्या पापा? वो आपसे मिलना चाहता है। अनिका इतनी अब यहाँ पर कहती है, अब आप बताओ। अब यहाँ पर धनंजय कहते हैं, ठीक है, मैं भी अपने बेटे से मिलने के लिए बहुत ही बेताब हूँ, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। इस बात पर अब अनिका कहती है, फिर ठीक है, आ जाइए जल्दी से यहाँ। अनिका ने ये कहा ही था कि तभी यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाजा फिर से खुलता है। तो अब यहाँ पर सामने धनंजय पीरामल को देखकर अनिका एकदम से ही हैरान हो जाती है, क्योंकि अनिका ने तो जस्ट अभी ही तो धनंजय को कॉल किया था, लेकिन अनिका को नहीं पता था कि यहाँ पर धनंजय पीरामल उसके रोहित के ऑफिस के बाहर ही थे। इसलिए जैसे ही अनिका ने कॉल किया तो धनंजय पीरामल तभी ही ऑफिस के अंदर आ जाते हैं। तो वहीं रोहित ने जैसे ही दरवाजे पर अब अपने पापा को देखा तो रोहित दौड़कर अब बच्चों की तरह अपने पापा के सामने जाकर अब उन्हें एक जोर का हक कर लेता है। तो यहाँ पर अब धनंजय पीरामल भी अब अपने बेटे को गले लगाकर उनकी आंखों गले से लगा लेते हैं और इधर उनकी आंखें भी आज नम थी। यहाँ इस तरह से दोनों ही बाप बेटे को इस तरह से देखकर अनिका की आंखों में भी आज आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आज यहाँ का पूरा इन्वायरमेंट इमोशनल हो गया था। कुछ देर तक धनंजय पीरामल और रोहित मारवा दोनों एक दूसरे को ही गले लगा कर खड़े थे। इधर कुछ देर के बाद दोनों अब एक दूसरे से अलग होते हैं। यहाँ धनंजय पीरामल अब रोहित से कहते हैं, कुछ खाया है क्या तुमने? धनंजय की इस बात पर अब रोहित नाम में अपना सिर हिला देता है। यहाँ अनिका ने जैसे ही ये सब देखा, क्योंकि अनिका खाना अपने साथ नहीं लाई थी, इसलिए अब वो सनी को मैसेज करती है कि सनी जल्दी से खाने का टिफिन लेकर अंदर आ जाओ। और इसे लिखने के बाद वो इसे सेंड कर देती है। और इसे सेंड करने के बाद अब अनिका धनंजय पीरामल से कहती है, यहाँ कर बैठ जाइए पापा, हम सभी साथ में ही आज लंच करते हैं। और वैसे भी ब्रेकफास्ट का समय तो अब नहीं रहा, लंच का ही टाइम हो गया है। यहाँ अनिका ने ये कहा ही था कि तभी अब फिर से दरवाजा खुला। तो यहाँ पर सामने करण गुलेरिया, स्वाति मल्होत्रा, किशन मल्होत्रा, सनी, चिराग और अब्दुल वो सभी भी अब अंदर आ जाते हैं और सभी अब अपने हाथ में लिए हुए टिफिन को अब टेबल पर रखते हैं, क्योंकि एक तरफ से गुलेरिया हाउस से टिफिन आया हुआ था, एक तरफ से मल्होत्रा हाउस से और मारवा हाउस से अनिका टिफिन लेकर आई थी। इसलिए आज यहाँ पर तीन तरह के टिफिन हो गए थे। तो यहाँ पर ये सब अब मिलकर खाना इंजॉय करते हैं। ये देखकर अब रोहित कहता है, इतना सब कुछ वो कैसे? अब रोहित की इस बात पर अनिका कहती है, मुझे आइडिया नहीं था मिस्टर मारवा कि माँ और पापा भी आपके लिए खाना लेकर आएंगे। मैंने नहीं सोचा था कि वो ये भी यहाँ पर आते हुए आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आएंगे। अनिका की इस बात पर अब सनी कहता है, अच्छी बात है, हमें आज देखो ना अलग अलग परिवारों की अलग अलग वैरायटी जो मिल गई। देखो आज तीनों ही घरों का खाना एक जगह इकट्ठा हो गया। मुझसे अब वेट नहीं किया जा रहा है, अब जल्दी से खाना शुरू करते हैं। यहाँ पर अब सभी बैठ जाते हैं और सभी एक एक करके अब टिफिन को खोलते हैं और वो सभी मिलकर अब लंच एंजॉय करने लगते हैं। यहाँ अब धनंजय पीरामल अब अपने हाथों से फर्स्ट बाइट अब रोहित को खिलाते हैं। तो वहीं रोहित भी अब धनंजय पीरामल को खाना खिलाता है। यहाँ किशन मामा अब कहते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि मारवा हेड ऑफिस में आज ऐसा कोई प्रोग्राम है। अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो मैं भी थोड़ी सी और तैयारियां कर लेता। यहाँ पर अब वो सभी अपना अपना मील फिनिश करते हैं। तो वहीं रोहित मारवा अनिका से कहता है, मेरी मीटिंग है अनिका भी, और मैं उसे फिनिश करके घर आ जाऊंगा। इधर रोहित की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, पक्का मिस्टर मारवा, आप पक्का घर आएंगे ना? अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, हाँ प्रॉमिस अनिका, मैं सीधा घर ही आऊँगा।
यहाँ पर अब सभी अब खाना वगैरह सब खत्म करने के बाद अब रोहित से मिलकर वहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ करण गुलेरिया अब धनंजय पीरामल से कहते हैं पहले पहले हमें डिजाइनर से मिलने के लिए जाना है और उसके बाद आयशा के कॉलेज में, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि अभी स्वाति का बर्थडे आ रहा है तो मुझे उसके लिए एक डिजाइनर से मिलना है और उसके बाद तुम्हें कॉलेज में जाना था ना, तो दोनों काम हम एक साथ करते हैं। करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं ठीक है करण, लेकिन जल्दी से चलो, कहीं आज भी फिर से कॉलेज बंद ना हो जाए। यहाँ करण गुलेरिया अब अपने दोस्त धनंजय पीरामल को खुश देखकर उनके भी चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि सच में जैसे ही करण गुलेरिया को धनंजय से सब कुछ पता चला था तो करण को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। इसलिए करण भी अपना सारा काम वगैरह छोड़कर सीधा ही यहाँ पर रोहित के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ गए थे ताकि वो रोहित को अपनी तरफ से समझा सकें। और अब यहाँ पर धनंजय को खुश देखकर अब करण अपने आप में ही खुश हो गए थे और वो दोनों अब खुश होते हुए ही एलिवेटर से नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ स्वाति मल्होत्रा अनिका और किशन मल्होत्रा के साथ बात करते हुए ही वो भी कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकल कर जाने लगती हैं। यहाँ पर अब स्वाति मल्होत्रा अब अनिका से कहती है ये तुम्हारे पापा अपने दोस्त से मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं अनिका, क्योंकि देखो ना इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। पक्का ये दोनों कुछ ना कुछ करने के बारे में तो जरूर सोच रहे हैं। अपनी माँ की इस बात पर अब अनिका कहती है वो तो मुझे पता नहीं है माँ कि आखिर ये दोनों क्या करने का प्लान बना रहे हैं। ये तो आपको ही पता लगाना होगा कि आखिर इन दोनों के बीच में कौन सी खिचड़ी पक रही है। अनिका की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है नहीं अनिका, इस बात को तो मैं मान ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे पक जरूर पता है कि तुम्हें जरूर इसके बारे में कुछ ना कुछ पता है, लेकिन तुम अगर मुझे बताना नहीं चाहती हो तो वो बात अलग है। सच बताओ अनिका, क्या चल रहा है इनके बीच में, क्या सोच रहे हैं ये दोनों, क्योंकि देखो दोनों किस तरह से एक दूसरे से के साथ ऐसे जा रहे हैं जैसे ना जाने कोई अलग ही कुछ करने के सोच रहे हो। स्वाति की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है मैंने आपको पहले भी कहा है ना माँ कि मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, मुझे उनके बारे में नहीं पता और ना ही मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि वो दोनों मेरे पापा हैं और उनकी भी एक अपनी पर्सनल लाइफ है, इसलिए वो अपनी उस लाइफ में चाहे जो कुछ भी करना पसंद करें, मैं ऐसे इंटरफेयर नहीं करूँगी। अनिका की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है इंटरफेयर तो मैं भी नहीं करना चाहती अनिका, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे शक हो रहा है कि ये जरूर कुछ बड़ा करने वाले हैं। यहाँ पर अब स्वाति मल्होत्रा की बात को सुनकर अब अनिका कहती है आई हैव नो आइडिया माँ। अब यहाँ पर ये कहते हुए अब अनिका कहती हैं चलो अब यहाँ पर तब तक वो यहाँ पर एलिवेटर के अंदर आ जाती हैं और वो अब बटन को प्रेस कर देती हैं। अनिका अब कुछ सोच ही रही थी कि तभी अब उसके फ़ोन पर अब एक मैसेज का नोटिफिकेशन आता है। जैसे ही अनिका अब अपने फ़ोन को देखती है तो यहाँ पर ये मैसेज किसी और का नहीं बल्कि रोहित का मैसेज ही आया हुआ था, जिसमें रोहित ने लिखा था थैंक यू अनिका फॉर एवरीथिंग। इस मैसेज को पढ़ने के बाद अब अनिका भी रिप्लाई करती है जल्दी से घर आइएगा मिस्टर मारवा, आपका इंतज़ार रहेगा। अनिका अब इस मैसेज को टाइप करने के बाद अब इसे फिर से रोहित को सेंड कर रही थी कि तभी उसके चेहरे पर इस मैसेज को सेंड करते हुए उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, जिसे स्वाति मल्होत्रा ने नोटिस कर लिया था और अब वो यहाँ पर अनिका के कान में कहती है कि तुम्हारे चेहरे का नूर बता रहा है अनिका कि दूसरी तरफ रोहित ही है, सच बताना रोहित से ही बात कर रही हो ना तुम। अब अपनी माँ की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है माँ आप भी ना। अब वो सभी अब तक यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं, जहाँ स्वाति मल्होत्रा अब किशन मामा के साथ मल्होत्रा हाउस के लिए निकलने वाली थी। इसलिए अब स्वाति मल्होत्रा कहती है ओके अनिका, मुझे फिर से अब मल्होत्रा हाउस में जाना है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ना कि अभी श्वेता की शादी की तैयारी अभी तो करनी है। वैसे मन तो बहुत कर रहा था कि थोड़ा बहुत समय तुम लोगों के साथ भी बिताऊं, लेकिन एनीवे एक बार श्वेता की शादी हो जाए उसके बाद तुम लोगों के साथ भी टाइम स्पेंड कर लूंगी। सब यहाँ पर अपनी माँ की इस बात को सुनकर अब अनिका भी कहती हैं इट्स ओके माँ, मैं समझ सकती हूँ और वैसे भी आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो अभी
मल्होत्रा हाउस में है। अनिका की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा कहती है कि हाँ वो तो है अनिका, और मैं ये चाहूँगी कि जल्द से जल्द तुम लोग भी हमें वहाँ पर आकर ज्वाइन करो। अब स्वाति की इस बात को सुनकर अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। अब जैसे ही स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर अब फिर से मल्होत्रा हाउस की गाड़ी में बैठने ही वाली थी कि तभी अब अनिका पीछे से अपनी माँ को आवाज़ लगाते हुए कहती है, माँ 1 मिनट। जैसे ही यहाँ पर अनिका ने स्वाति मल्होत्रा को आवाज़ लगाई तो स्वाति मल्होत्रा फिर से वहीं रुक जाती और अनिका के पास आती है। जैसे ही स्वाति अनिका के पास आती है, अनिका अब अपनी माँ को जोर से गले लगा लेती है और अब धीरे से उनके कान में कहती है, थैंक यू सो मच माँ कि आप यहाँ पर आई, आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। मुझे नहीं लगा था कि आप रोहित के लिए सच में ब्रेकफास्ट लेकर आएंगी। अब अनिका की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, भला मैं कैसे ना आती, मेरे बच्चे परेशान हैं और मैं अपने बच्चों की परेशानी का हल ना ढूंढूं, भला ऐसा कैसे हो सकता है अनिका। अरे जब मैं तुम लोगों से इतना दूर रहती थी तब भी मेरी नज़र तुम सब के ऊपर रहती थी, तो भला पास रहकर क्या मैं अपने बच्चों के लिए इतना भी नहीं कर सकती। यहाँ पर ये कहते हुए अब अनिका स्वाति मल्होत्रा के चेहरे पर एक स्माइल थी। तो वहीं अब स्वाति मल्होत्रा अब अनिका से दूर होती है और अब अनिका को कहती है, मैं चलती हूँ अनिका, अपना और रोहित का ध्यान रखना। और इधर अनिका के चेहरे पर भी एक स्माइल थी। ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा भी यहाँ पर किशन मामा के साथ, क्योंकि वो आई थी इसलिए वो यहाँ पर फिर से ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाती है, क्योंकि इस बार भी खुद स्वाति मल्होत्रा ही ड्राइव करने वाली थी। एक तरफ जहाँ पर स्वाति मल्होत्रा और किशन मल्होत्रा ये दोनों ही मल्होत्रा हाउस के लिए निकल जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब अनिका भी मारवा हाउस के लिए निकल जाती है, क्योंकि हालांकि अनिका सनी के साथ आई थी लेकिन सनी को भी यहाँ पर ऑफिस में काम था, इसलिए अब अनिका यहाँ से जा रही थी। और यहाँ रोहित भी अभी चिराग और अब्दुल के साथ अब फिर से अपने काम में लग जाता है। इधर सान्याल हाउस में लक्ष्य भी अपने ऑफिस से अपने घर की तरफ ही आ रहा था कि तभी एक गाड़ी अब अचानक से लक्ष्य की गाड़ी के सामने आ जाती है। तो वहीं अब जैसे ही वो गाड़ी लक्ष्य की गाड़ी के सामने आती है तो लक्ष्य एकदम से ही अभी अपना इमरजेंसी ब्रेक मारता है। जैसे ही लक्ष्य ने यहाँ पर अब अपनी गाड़ी में ब्रेक मारा तो सामने वाली गाड़ी जो अभी उसकी गाड़ी के सामने आकर रुकी थी, क्योंकि उस गाड़ी ने उसका रास्ता रोका था। और अब उस गाड़ी से कुछ लोग आकर अब अक्षय के गाड़ी के विंडो के ग्लास को नॉक करने लगते हैं। यहाँ लक्ष्य अब उन लोगों को देखकर अब ग्लास को नीचे करता है, तो वो कहता है, क्या प्रॉब्लम है। यहाँ लक्ष्य ने अभी उन लोगों को ये कहा ही था, क्योंकि लक्ष्य को भी एक पल के लिए कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये सब क्या है और उन्होंने इस तरह से उसे बीच रास्ते में उसकी गाड़ी को क्यों रोका। तभी अब उसके सामने वाले ने, जिसके चेहरे पर एक ब्लैक मास्क उसने लगाया हुआ था, उसने अब एक स्प्रे को जल्दी से, इससे पहले कि लक्ष्य कुछ और भी रिएक्ट कर पाता, उसने उसे लक्ष्य के मुंह पर वो स्प्रे कर दिया, जिससे कि लक्ष्य कुछ ही देर में अब वहाँ पर अपनी गाड़ी में ही बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर वो आदमी अब लक्ष्य को उसकी ड्राइविंग सीट से उठाकर उसे अब पीछे की सीट पर लेटा देता है और वो खुद अब लक्ष्य की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। और वो अब अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकाल कर अब एक मैसेज टाइप करता है, सर आपका काम हो गया है, इधर कुछ ही देर में ये टारगेट आपकी दी हुई लोकेशन पर होगा। और इसे सेंड करने के बाद वो गाड़ी वहां से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस में अंजलि मामी नानी माँ से कहती है, श्वेता माँ क्रिश आ जाओ, देखो कार्ड की डिजाइन्स आ गई है, एक बार आकर सिलेक्ट कर लो कि शादी के लिए कौन सा कार्ड सबसे सुंदर रहेगा। अब यहाँ पर जैसे ही अंजलि मल्होत्रा की ये बात सभी के कानों में गई तो वो भी पूरी ही क्यूरियोसिटी के साथ अब यहाँ पर नानी माँ और श्वेता ये दोनों ही अब अपने रूम से हॉल में आ जाती है। तो वहीं सभी के कानों में अब एक गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनते ही अब श्वेता कहती है, लगता है कि बुआ और पापा भी आ गए हैं, चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई, अब वो भी कार्ड के डिज़ाइन को सेलेक्ट करने में हमारी मदद करेंगे।
ताकि सबसे बेस्ट कार्ड का चुनाव किया जा सके। यहाँ श्वेता ने कहा ही था कि तभी अब उसके कानों में स्वाति मल्होत्रा की आवाज़ आती है कि वो तो हम करेंगे ही ना, क्योंकि मल्होत्रा परिवार की बेटी जो कि इस घर से विदा होगी, इसलिए उसके लिए तो हमें ये सब करना ही होगा। इधर ये सुनते ही अब नानी माँ कहती है, बेटी नहीं बेटियाँ विदा होंगी, क्योंकि एक बेटी नहीं बल्कि दो बेटियाँ विदा होंगी। अब नानी माँ की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, क्या मतलब है माँ आपका, मैं समझी नहीं। दो बेटी कौन, क्योंकि हमारे घर में तो एक श्वेता ही है ना जिसकी अभी शादी होने वाली है। अब ये सुनते ही अब अंजलि मामी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब वो यहाँ पर बात को समझ तो गई थी, लेकिन अब वो यहाँ पर कहती है, अरे माँ तो बस ऐसे ही कह रही है, तुम बैठो ना स्वाति, मैं पानी और चाय लेकर आती हूँ। अंजलि की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, अरे तुम बैठो अंजलि, आओ हम पहले कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अब मल्होत्रा हाउस में सभी अब श्वेता की शादी के कार्ड के डिजाइन्स को सिलेक्ट करने में लग जाते हैं। इधर अब यहाँ पर कार्ड को सिलेक्ट करते हुए ही अब किशन मामा कहते हैं, अंजलि तुम मुझे एक बार गेस्ट की लिस्ट दे दो। ये सुनते ही अब अंजलि मामी के अपनी जगह से उठकर अब दरवाजे के पास जाकर अब एक डायरी को निकाल कर लेकर आती है और किशन के पास आते हुए ही वो उस डायरी को किशन मामा को देते हुए कहती है, वैसे तो देखो मैंने गेस्ट का नाम लिख लिया है, तुम्हें कुछ अगर इसमें ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। अंजलि की इस बात पर अब नानी माँ कहती है, देखो जैसे ही कार्ड प्रिंट हो जाएंगे पहले प्रभु श्री गणेश जी की पूजा होगी और उसके बाद ही हमारी कुल देवी के दर्शन करने के लिए हमें जाना है। और हाँ अंजलि, उसके बाद ही अपने मायके में कार्ड भेजना और उसके बाद ही कार्ड बांटे जाएंगे, क्योंकि पहले जो हमारे कुछ रीति रिवाज हैं पहले हम उन्हीं को फॉलो करेंगे, उसके बाद ही सारे के सारे कार्डों को हमारे जानने वालों में बांटा जाएगा। नानी माँ की ये बात सुनते ही अंजलि मामी कहती है, जी माँ आप मुझे सब कुछ बता दीजिएगा, जैसे जैसे आप कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। और हाँ श्वेता, जल्दी से मेकअप आर्टिस्ट को बुक कर लेना बेटा, क्योंकि देखो अब हमारे पास समय तो ज़्यादा नहीं है और अभी तो तुम्हारी शॉपिंग भी तो रहती है, अपने लिए एक अच्छा सा ब्राइडल लहंगा भी तो पसंद करना है ना, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है उसके लिए भी तुम्हें समय चाहिए होगा। अब यहाँ पर अपनी मम्मा की इस बात पर अब श्वेता कहती है, आप टेंशन मत लीजिए मम्मा, ये मेरा डिपार्टमेंट है और मैं अपना काम सब कुछ कर लूँगी। इस बात पर अब अंजलि मल्होत्रा कहती है, मुझे पता है कि ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है श्वेता, लेकिन ध्यान रहे कि अपने काम को अच्छी तरह से करना और हाँ जैसा लहंगा पसंद हो वैसा ही लेना, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी को किस चीज़ों का कितना शौक है कितना नहीं, इसलिए ही मैं तुम्हें कह रही हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए तो तुम अनेका भूमिका किसी से भी हेल्प ले सकती हो। अब अंजलि मल्होत्रा की इस बात पर अब श्वेता कहती है, ठीक है माँ, जैसा आप चाहें। जहाँ मल्होत्रा परिवार में भी यहाँ पर श्वेता की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, तो वहीं इधर दूसरी तरफ मारवा हाउस में अनिका भी अपने रूम में आकर बैठ जाती है और वो भी अपनी ही एक गहरी सोच में थी कि वो सोचती है कि मुझे एक बार सीक्रेट लैब में जाना चाहिए, वो एक बार वहाँ जाकर मुझे चेक करना चाहिए। यही सोचते हुए ही अनिका अब अपने बाथरूम के रास्ते से सीक्रेट लैब की तरफ जाने लगती है। कुछ देर के बाद अनिका जैसे ही वहाँ पर लैब में पहुँचती है तो वहाँ का पूरा नज़ारा देखकर तो अब वो एकदम से ही शॉक हो जाती है और वो अब कहती है, ये सब क्या हो रहा है। अनिका की इस बात पर अब एनी कहती है, मैडम ये हमारे साथ फाइट करना चाहता है तो हम बस उसे जवाब दे रहे थे। डोंट वरी मैडम, हम इन्हें जान से नहीं मारेंगे, क्योंकि इनकी काफ़ी इच्छा हो रही थी कि हम इनके साथ फाइट करें। और ये तो आप भी जानती हैं ना मैडम कि अगर किसी की इच्छा हो तो भला हम कैसे पीछे हट सकते हैं। यह एनी ने ये कहा ही था कि तभी सभी को ही आवाज़ आती है, तुम क्या मुझे मारोगी? हाँ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।
क्योंकि मुझे मारने के लिए तुम्हारे अंदर इतना दम ही नहीं है। लेकिन लगता है मेरे हाथों से अब तुम मरने वाली हो। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितना ताकतवर हूँ। तुम सभी को पता नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं सर्जी हूँ और मैं कितना खतरनाक हूँ ये शायद तुम नहीं जानती हो, और इसलिए ही तुम ऐसे बेवकूफ़ों जैसी बात कर रही हो। अरे सरजी की पावर के बारे में तो दुनिया जानती है, और जल्द ही मैं एक बहुत ही शक्तिशाली इंसान भी बन जाऊंगा, जिससे इस दुनिया पर मेरा ही राज होगा। क्योंकि जब तब तुम्हें पता चलेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उससे पहले तो तुम मेरे हाथों से मारी जाओगी। मुझे इस बात का खेद रहेगा। इधर यहाँ पर सरजी यही कहते हैं। जहाँ एक तरफ फैनी और आकांक्षा सरजी के साथ फाइट कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ जॉन ने भी यहाँ पर कृष्णन को पकड़ कर रखा हुआ था। जहाँ पर अब वो अनिका को देखकर कहता है, अनिका, अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर आ गई। प्लीज़ सेव अस। क्योंकि यहाँ पर रोहित ने जिन 2 लोगों को कैद किया हुआ था वो कोई नहीं बल्कि यहाँ पर वांगापट्टू और उनका बेटा कृष्णन था। क्योंकि कृष्णन को ये सब फाइट वगैरह वो इन सब से दूर ही रहता था, ना ही उसे फाइट करना आता था। इसलिए यहाँ पर इस सारे के सारे माहौल को देखकर कृष्णन तो एक पल के लिए घबरा ही गया था। क्योंकि यहाँ पर इतनी लड़ाई को देखकर अब उसे यही लग रहा था कि वो इसे कैसे सुलझाए। क्योंकि अभी जिस वांगापट्टू यानी कि अपने पापा को देखकर उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पापा ये सब क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। क्योंकि वो कोई सरजी तो नहीं है, इसलिए अब वो उन्हें भी नहीं रोक पा रहा था। इसलिए अब अनिका को देखकर अब यहाँ पर कृष्णन को एक होप नजर आती है और वो उसे अपने आप को बचाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ यहाँ पर वांगापट्टू जिसके ऊपर अभी भी नेत्रा का असर था, वो भी नेत्रा के सोच के अनुसार ही अभी भी अपने आप को सरजी समझ रहा था। और अपने आप को सरजी समझते हुए वो यहाँ पर उन्हें यही कह रहा था कि मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें नहीं पता है कि तुम किससे भिड़ने के लिए आ गए हो। तुम लोगों ने मुझे कैद करने की कोशिश की। अब देखो मैं तुम्हारा क्या अंजाम करता हूँ। मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूँगा जिसके लिए तुम्हें बाद में पछताने का मौका भी नहीं दूंगा।